नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं एक एन टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने सोमवार को कहा कि पहलगाम हमला आतंक फैलाने वालों के समर्थन के बिना नहीं किया जा सकता है, इसके लिए फंडिंग भी की जाती है। FATF का यह बयान पहलगाम हमले के 55 दिन बाद आया है। ग्लोबल टेरर वॉर डॉग ने कहा कि आतंकी हमले लोगों को मारते हैं, घायल करते हैं और दुनिया भर में डर फैलाते हैं। FATF का यह बयान ऐसे समय में आया जब भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के लगातार आतंकवाद को समर्थन देने और मल्टीपल फंड्स को हथियारों की खरीद में इस्तेमाल करने की बात को उजागर किया है। सूत्रों के अनुसार ऐसी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। पहलगाम में आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था। इसमें एक नेपाली समेत 26 टूरिस्ट की मौत हुई थी। FATF की एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक 25 अगस्त को होनी है। इसके बाद FATF के वर्किंग ग्रुप की बैठक 20 अक्टूबर को होगी। इन बैठकों से पहले भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक डीजीआर तैयार करेगा। इसमें बताया जाएगा कि पाकिस्तान कैसे फंडिंग का आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल कर FATF के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। तब उसने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे कई मुद्दों पर लगाम लगाने के लिए एक एक्शन प्लान दिया था। इसके बाद 2022 में FATF ने पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। सूत्रों ने कहा कि भारत सरकार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग नियमों का पालन करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF के सामने मजबूत केस रखेगी। FATF की साल में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में मीटिंग होती है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 9 मई को पाकिस्तान को दिए गए $2.4 बिलियन के बेल आउट पैकेज का भी विरोध किया था। इसके बाद IMF ने बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने को लेकर पाकिस्तान के सामने 11 नई शर्तें रखी हैं। इन नई शर्तों में फेडरल बजट के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बिजली बिलों का पर हायर डेट सर्विसिंग सरचार्ज और पुरानी यूज़ कारों पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। मॉनसून ने मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली। एक दिन की देरी से बड़वानी, खरगोन, खांडवा और बुरहानपुर के रास्ते मॉनसून राज्य में पहुंच गया है। पिछली बार यह 21 जून को आया था। हालांकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मॉनसून की एंट्री 27-28 मई को ही हो गई थी। मध्य प्रदेश में 21 दिन बाद मॉनसून की दस्तक हुई है। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र में 16 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 11 जिलों और महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यूपी में बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। आज 62 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। राज्य में पिछले 48 घंटे में बिजली गिरने की घटनाओं में 34 लोगों की जान चली गई। बरेली में भारी बारिश से हाईवे डूब गया। केरल में बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए मलप्पुरम, कुन्नर, कासरगोड, वायनाड और त्रिपुरा में सोमवार को स्कूल कॉलेजों में छुट्टी रख दी गई। कर्नाटक में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में भी स्कूलों को छुट्टी दे दी गई। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा शमशान घाट के लिए निकली है। उनका राजकोट के रामनाथपरा में अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार के शाम को विजय रूपाणी को 21 बंदूकों की सलामी दी गई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, गुजरात के मुख्यमंत्री राज्यपाल समेत दूसरे नेता रूपाणी के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। रूपाणी का पार्थिव शरीर उनके राजकोट वाले घर प्रकाश सोसाइटी में रखा गया था, जहां अंतिम दर्शन किए गए। अहमदाबाद में उनकी सुबह में उनका शव परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद चार्टर्ड प्लेन से शव को राजकोट ले जाया गया था। इधर अहमदाबाद विमान हादसा हुए आज चौथा दिन है। इन 4 दिनों में 250 शवों को DNA सैंपल लिया गया है। अब तक 119 DNA मैच हो गए हैं। इनमें से 76 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI 171 यानी कि 787
8 बोइंग ड्रीमलाइनर उड़ान के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गई थी। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया था। इस हादसे में प्लेन में सवार 241 लोग, जिसमें कि 229 यात्री थे और 10 कैबिनेट क्रू, 2 पायलट थे। हॉस्टल बिल्डिंग और बाकी 34 लोगों को मिलाकर 275 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक कुल मौत का अंतिम आंकड़ा सभी डीएनए टेस्ट होने के बाद ही साफ हो पाएगा। रविवार को अधिकारियों ने पीएम मोदी से सचिव डॉक्टर मिश्रा को बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड का पता लगा लिया है और उन्हें सुरक्षित कर लिया गया है। विमान के दौरान ब्लैक बॉक्स मिलने से जांचकर्ताओं के लिए दुर्घटना का कारण पता लगाने में और सहायता मिलेगी। मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसके बाद लाश को लेकर नहर में फेंक दिया गया। वह 2 दिन पहले पानीपत स्थित अपने घर से एल्बम की शूटिंग के लिए निकली थी। सोमवार सुबह शीतल की लाश सोनीपत में खरखौदा की रिलायंस नहर से मिली। हाथ और छाती पर बने टैटू से शीतल का पहचान किया गया। शीतल की बहन नेहा ने कहा कि शनिवार को उसने वीडियो कॉल की थी, जिसमें शीतल ने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है, वह उसे जबरन सांस ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कॉल कट गई। अब उसकी लाश मिली है। इससे पहले शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील की कार भी रविवार सुबह पानीपत में दिल्ली पैरेलल नहर में पड़ी मिली थी, जिसमें उसे लोगों ने निकाल लिया। हालांकि शीतल उस कार में नहीं मिली थी। निजी अस्पताल में उपचाराधीन आरोपी सुनील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेहा ने बताया कि शीतल उसके ही हाथ साथ रहती थी। वहीं हरियाणा एल्बम में बतौर मॉडल काम कर रही थी। 14 जून को गांव अहर में शूटिंग के लिए गई थी, जहां से वह वापस नहीं आ पाई। इसके बारे में पता किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। सोनीपत में शीतल उर्फ सिमी चौधरी का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट सोनीपत में न होने के चलते शव को खानपुर भेज दिया गया है। इस मामले में पानीपत और सोनीपत दोनों जिलों की पुलिस जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में गले पर किसी तेज धार हथियार के निशान नजर आ रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति ज्यादा साफ हो पाएगी। साइप्रस ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस III से नवाजा। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडैलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह सम्मान दिया। मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे। मोदी ने कहा, मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। इसके पहले मोदी का प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक हुई। मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचे थे। अब पीएम G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो गए हैं। मोदी ने राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलाइडिस से कश्मीर रेशमी कालीन भेंट की। यह गहरे लाल रंग में है, जिसमें भूरे और लाल किनारे हैं। पारंपरिक बेलबुडो और ज्यामितीय आकृतियों की कलाकारी है। इसमें दोहरे रंग का खास प्रभाव है, जो देखने के कोण और रोशनी के अनुसार रंग बदलता है, मानो कि एक कालीन में 2 अलग अलग डिजाइन हैं। पीएम ने साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को एक सिल्वर कोटेड पर्स दिया। इसमें आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने बनाया है। इस पर मंदिरों और शाही कला से प्रेरित बारीक पुष्प डिजाइन भी बिखेरा गया है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार 2 फेज में ये जातीय जनगणना कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहला फेज शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगा, जिसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल किए गए हैं। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश की बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आज़ादी के बाद यह पहली बार जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इससे हर 10 साल में किया जाता था। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी।
इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके एससी और एसटी हाउस होल्ड के आंकड़े ही जारी किए गए, बाकियों को सार्वजनिक नहीं किया गया। देश में कोरोना वायरस से लगातार दूसरे दिन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 11 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में 7 और दिल्ली, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में एक एक मौत हुई। शनिवार को 10 लोगों की मौत हुई थी। कोविड के 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 7,264 एक्टिव मरीज हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 1920 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 1433 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। बीते 24 घंटे में कोई नया केस नहीं मिला है, जबकि 119 मरीज रिकवर हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को बच्चे को जन्म देने के एक दिन बाद महिला 27 साल की जिसकी उम्र बताई जा रही है, वो कोविड से उसकी मौत हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी 2025 से अब तक 108 मौतें हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमने कोरोना से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत में से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF.7XFG, JN.1 और NB1.8.1 सीरीज़ के हैं। बाकी जगहों के नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं हैं, लोगों को चिंता नहीं, बस सतर्क रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। कनाडा और कैनानास्किस में सोमवार से G7 समिट शुरू हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज साइप्रस दौरा खत्म कर कनाडा पहुंचेंगे। यहां कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने थे। जस्टिन ट्रूडो के वक्त भारत कनाडा के संबंधों में खटास भी आई थी। भारत को G7 समिट का न्योता समिट शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले ही मिला था। उधर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की समिट के इतर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मुलाकात भी हो सकती है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव की वजह से भारत में बासमती चावल की कीमतों कम हो सकती हैं। आने वाले हफ्तों में इजरायल से जंग के चलते ईरान भारत को बासमती राइस का इंपोर्ट कम कर सकता है। देश में बासमती चावल की कीमतों में पिछले 2 महीनों में ज़्यादा एक्सपोर्ट के कारण 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिली थी। एग्रीकल्चर फंड एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि APEDA के मुताबिक सऊदी अरब और इराक के बाद ईरान भारतीय बासमती चावल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 से 25 के दौरान भारत ने 6,374 करोड़ की वैल्यू का बासमती चावल ईरान को एक्सपोर्ट किया था, जो उस अवधि के लिए भारत के टोटल बासमती एक्सपोर्ट का 12.6% था। भारतीय बासमती चावल की कीमतें 75 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर जाने के बाद वेस्ट एशिया और ईरान के प्रमुख इंपोर्ट्स देशों ने अपनी खरीद बढ़ा दी है। इसके बाद देश में बासमती चावल की कीमतों में तेजी आई थी। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार बासमती चावल के एक्सपोर्टर राजेश जैन पहाड़िया ने कहा कि एक्सपोर्ट प्राइस 1 महीने पहले $1,000 प्रति टन से घटकर $9,100 प्रति टन पर आ गई। ट्रांसशिपमेंट संबंधी समस्याओं के कारण कीमतों में सुधार भी हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान की टीम 5 अक्टूबर को आमने सामने होगी। यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 30 सितंबर 2025 को होगा। वैसे तो भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तान की टीम भारत आना मुश्किल। ऐसे में यह मैच कोलंबो में कराने का फैसला लिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी के सामने बीसीसीआई और पीसीबी ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए सहमति जताई थी। भारत 12 साल के बाद पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। पिछली बार इंडिया को 2013 में विमेंस वर्ल्ड
की मेजबानी मिली थी। इस टूर्नामेंट में 28 लीग मैच और 3 नॉकआउट मुकाबले 5 स्थान में बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और कोलंबो में खेले जाएंगे। वहीं पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में अब पाकिस्तान के पहुंचने और ना पहुंचने पर निर्भर करता है, और दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।